सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 16 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ट्रेड डेफिसिट के बारे में है। तो क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब किसी कंट्री का इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा होता है उसके एक्सपोर्ट्स से, और अगर ट्रेड सरप्लस होता है वही अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो आपके इंपोर्ट्स से, है ना। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर में घट गया है ना। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली जो है 9.4% जो है रिड्यूस होके अब कितना रह गया है, $20.3 बिलियन रह गया है ना। और मेनली ये सर्विस एक्सपोर्ट्स इसमें जो है हमारा बढ़ा है काफ़ी। सर्विस एक्सपोर्ट्स लगभग 11% से बढ़ा है, इसीलिए जो है ये ट्रेड डेफिसिट घटा है। और एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट्स जो हुआ अप्रैल और जून में, इस साल अप्रैल जून में, वो लगभग $210.3 बिलियन का रहा, है ना। जिसमें कि जो है सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें, जिसने जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा, सर्विस एक्सपोर्ट्स लगभग 11% ग्रोथ के साथ $98 बिलियन रहा, है ना। और ये मेजर ड्राइवर है जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ का। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ 2% का ग्रोथ रहा, है ना। और टोटल जो एक्सपोर्ट्स रहा $112.2 बिलियन का, ठीक है। और पेट्रोलियम प्राइसेस गिरने की वजह से ग्रोथ इसकी जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की थोड़ी स्लो है। और इंपोर्ट्स की बात करें, है ना, इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स में बेसिकली जो है टोटल इंपोर्ट्स $230.6 बिलियन का रहा, है ना। जिसमें कि ओवरऑल 4.4% की ग्रोथ है। और मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में जो है वो लगभग 4.2% ग्रोथ रहा। और सर्विस इंपोर्ट्स में 4.9% ग्रोथ रहा, ठीक है। तो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बताते हैं। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो रहे वो कौन कौन से रहे? यूएसए, है ना, फिर यूएई और नीदरलैंड्स, फिर एंड देन चाइना, ठीक है। तो यूएसए को जितना एक्सपोर्ट हुआ वो कितना रहा? $25.5 बिलियन, ठीक है। और यूएई को वहीं सेकंड नंबर पर $9.4 बिलियन का रहा। और चाइना को कितना रहा? $4.4 बिलियन, ठीक, एक्सपोर्ट्स। तो कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है अगर एक्सपोर्ट्स इसी तरह बढ़ते रहे तो हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट भी बीट कर देंगे। और डब्ल्यूटीओ के एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में। सर्विसेज और मर्चेंडाइज दोनों पॉजिटिव में है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे हैप्पी होम कमिंग फॉर शुक्ला, 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स आफ्टर मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभंकर शुक्ला जी जो एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू जो है 18 दिन का सफ़र कंप्लीट किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, है ना। अभी वो अर्थ सेफ्टली रिटर्न किया उन्होंने। तो जो स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है उसने जो है 3:02 पे कल स्प्लैश डाउन किया इंडिया में, अर्थ पे। अब इनको बेसिकली जो है 1 हफ्ते के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भेजा जाएगा ताकि वो जो है ग्रेविटी में वापस एडजस्ट कर सके, है ना, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं, माइक्रो ग्रेविटी रहती है। तो अब ये मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए? क्योंकि पहली बार एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है कॉमर्शियल मिशन के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया, है ना। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी को बेसिकली गगनयान मिशन जो होने वाला है अपना इंडिया का 2026 में, है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है इस मिशन के लिए। और ये मिशन इंडिया के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और फ्यूचर मैन्ड मिशन में पार्टिसिपेशन का सिग्नल है। तो गगनयान मिशन जो 2026 में इंडिया का होने वाला है वो क्या है कि इसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, फिर वहाँ से उनका सक्सेसफुली री एंट्री टेस्ट कराएंगे, है ना, अर्थ में। तो ये पूरा प्लान है। तो जो इनके इंसाइट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे इस मिशन में। तो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है ना, लॉन्च्ड बाय इसरो, है ना। और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली जा रहे हैं और ये 3 से 7 दिन तक जो है लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। और फिर उन्हें सुरक्षित जो है उन्हें समुद्र में इंडियन ओशन में स्प्लैश डाउन कराया जाएगा, है ना। इसमें एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, उनको रशिया में एक पार्ट रशिया में उनको जो है ट्रेन करा जा रहा है और एक फेज़ इंडिया में हो रहा है ना। इम्पॉर्टेंट क्यों होगा? बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा, इंडिया 4th ऐसा कंट्री बनेगा
जो ह्यूमंस को स्पेस में सेंड कर देगा अगर जो है गगनयान मिशन के थ्रू करता है, और आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, क्रिएट सिंपल मैकेनिज्म टू रिमूव प्राइवेट इमेजेस वीडियोस ऑफ वुमेन फ्रॉम इंटरनेट, हाई कोर्ट। तो एक वुमेन एडवोकेट ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था। उसके एक्स पार्टनर ने जो है बिना उसकी परमिशन के उनके प्राइवेट जो मोमेंट्स हैं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और जो पॉर्न साइट्स हैं उस पर अपलोड कर दिया। और विक्टिम ने कहा कि इमेजेस बार बार रीपोस्ट हो रहे हैं, इवन आफ्टर वेबसाइट्स जो है ब्लॉक कर दी जा रही हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जी ने कहा, सेंटर को डायरेक्ट किया कि वो एक सिंपल और मैकेनिज़्म जो है या प्रोटोटाइप डेवलप करें, ताकि जिससे वुमेन अपने जो है प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ इंटरनेट से रिमूव कर सकें, है ना, बिना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किए हुए और बिना लीगल कॉम्प्लेक्सिटी के। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोला गया एक नोडल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इस चीज़ के, और टेक्नोलॉजी जैसे कि फ़ोटो डीएनए ट्रैकिंग होता है उसको यूज़ करें। ठीक है। और बेसिकली जज का स्टेटमेंट ये है कि अगर विक्टिम किसी मिनिस्टर या जज की बेटी होती तो सिस्टम फुल फोर्स में काम करता, बट आम आदमी के लिए वो अर्जेंसी नहीं है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ इंटेंशन चाहिए टू यूज़ इट फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो ये मैटर क्यों करता है, ये केस बेसिकली डिजिटल हरासमेंट और प्राइवेसी इन्वेजन का खिलाफ सिस्टम की जिम्मेदारी को हाईलाइट करता है। और कोर्ट ने क्लियर किया कि विक्टिम फ्रेंडली टेक बेस्ड फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली सेंसिटिव वुमेन केसेस में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, पंजाब एंटी सैक्रिलेज बिल रेफर टू सेलेक्ट पैनल ऑफ हाउस फॉर पब्लिक ओपिनियन। तो पंजाब में एक नया बिल लाया गया है, एंटी सैक्रिलेज बिल, है ना, जो कि एक कमेटी को रेफ़र किया गया जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो इस बिल में क्या है, बेसिकली ये बिल उन लोगों को बेसिकली सख्त सज़ा देने के लिए बनाया गया है जो किसी होली स्क्रिप्चर, है ना, या किसी ग्रंथ का जो है अपमान करते हैं या नुकसान करेंगे या बेइज्जती करते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, गीता हो गया, कुरान हो गया या बाइबल हो गया। इन सब को अगर कोई अपमान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या बेइज्जती करेगा तो उसके लिए बेसिकली सज़ा देगा। तो मिनिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, फ़ाइन भी है ना। तो इसका पर्पज़ यही बता रहे हैं कि जो सभी धर्मों का जो है को प्रोटेक्ट करना और सोशल हार्मनी बनाए रखना, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ, बिहार कैबिनेट नॉट फॉर प्लान टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बिहार कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो है 1 करोड़ जॉब्स जो है वो है अगले 5 साल में वो दी जाएंगी, और जॉब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों में होंगे, और फर्म्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को सपोर्ट मिलेगा, है ना। और एक योजना जिसको बोलते हैं बिहार व्यवसायी दुर्घटना मित्र अनुदान योजना 2025, ये लॉन्च हुई है बिजनेसमैन के लिए। तो कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन का एक्सीडेंट या फिर डेथ होती है ना, तो उनको 5 लाख रुपए जो है एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। ठीक है। और कंडीशन ये है कि बिजनेसमैन जो है वो बिहार का रेजिडेंट होना चाहिए। और फिर टीचर्स के लिए भी ग्रांट अप्रूव किया है, 394.41 करोड़ का ग्रांट इन एड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी कुछ अनाउंस किया है ना। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस न्यूज़ है तो देख लिया हमने, अवेयर रहें ताकि। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर एससीओ शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेररिज्म, जयशंकर। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ क्या चीज़ है पहले ये देख लेते हैं, फिर 2 न्यूज़ इससे रिलेटेड। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशिया के कंट्रीज़ जैसे कि एशिया प्लस यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जो है मेजर कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, जो कि बेसिकली फोकस करता है सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और पॉलिटिकल डायलॉग हो गया, है ना, और काउंटर टेररिज्म जो एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, इन सब को लेके कोलैबोरेट करता है। और ये बेसिकली 2001 में बनाया गया था, है ना, संघाई चाइना में। ठीक है, संघाई चाइना में। और तो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स इसके वही 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और करंट जो है इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं, है ना, 9 मेंबर्स हैं करेंटली। और ईरान ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है 2023 में,
कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान जो भी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसिकली बीजिंग में है, बीजिंग चाइना। ठीक है, अभी इस मीटिंग में बेसिकली SCO मीटिंग में बोला गया है कि जो है एस जयशंकर जी ने बोला है कि जो है अप्रैल 22 को पहलगाम टेरर अटैक हुआ इंडिया में, जिसमें कि 26 लोग जो है वो मोस्टली टूरिस्ट को जो है मार दिया गया रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसे डिलिबरेटली जो जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज़्म और इकॉनमी है उसको नुकसान पहुंचाना और रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश बताया। तो उन्होंने ये इशू जो है SCO फॉरेन मिनिस्टर्स में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उठाया। और जयशंकर जी ने कहा कि जो SCO है वो बेसिकली को टेररिज्म के ख़िलाफ़ अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन लेना चाहिए। और अटैक पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेजोल्यूशन पास किया गया था अप्रैल 2025 में। ठीक है, और पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर जो इशाक डार हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मीटिंग में थे वहाँ पर उन्होंने टेररिज्म का कोई जिक्र नहीं किया। तो इंडिया और चाइना टाइज़ की बात करके बोलते हैं कि जो है दोनों देश के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और गलवान के बाद गलवान जो क्लैश हुआ था उसके बाद पहली बार जो है ये विज़िट है हो सकती है बेसिकली मोदी जी की तियानियन चाइना में 31 अगस्त और सितंबर के बीच में। और इंडिया अफ़गानिस्तान ट्रेड इशू पर बोले कि जो है जो जयशंकर जी ने पाकिस्तान को टारगेट किया ब्लॉक करने के लिए, जो इंडिया और अफ़गान ट्रेड रूट्स हैं है ना, उनको ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया। और सजेस्ट किया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो ईरान से गुज़रता है ना, वो बेटर कनेक्टिविटी के लिए। और इंडिया ने SCO से कहा कि अफ़गान लोगों की जो है भलाई के लिए डेवलपमेंट एड बढ़ाई जाए वहाँ के लोगों के लिए, अफ़गानी लोगों के लिए। जयशंकर जी ने SCO का कोर एम याद दिलाया कि जो है SCO का कोर एम टेररिज्म, सेपरेटिज़म और एक्सट्रीमिज़म से लड़ना है ना, जो 3 इविल्स माने जाते हैं। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ टू बिगिन एट पंजाब यूनिवर्सिटी दिस खारिफ सीज़न। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ के फील्ड ट्रायल्स इस खारिफ सीज़न जो समर क्रॉप है उसमें स्टार्ट होने वाले हैं। और अप्रूवल दिया गया है बेसिकली किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के थ्रू है ना। ये इंडिया की टॉप रेगुलेटरी बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए है ना। तो 2 टाइप के जो टाइप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ के, वो क्या क्या हैं? तो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट है हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज़। ठीक है, और जो सेकंड है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज़। ठीक है, तो इसमें ग्लाइफोसेट नामक हर्बिसाइड का यूज़ जो है ग्लाइफोसेट जो है नाम का हर्बिसाइड का यूज़ करके वीड कंट्रोल का टेस्ट होगा। ठीक है, और जो सेकंड है इंसेक्ट रेजिस्टेंट में लेपिडोप्टेरान पेस्ट, ये बेसिकली इंसेक्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाएगा है ना। ये ट्रायल सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए हैं, कॉमर्शियल कल्टीवेशन का डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ये ट्रायल्स होने वाले हैं। कोलिशन फॉर GM फ्री इंडिया उसने प्रोटेस्ट किया है और बोला कि जो है जो ग्लाइफोसेट है वो बेसिकली स्टेट लेवल उस पर बैन है और ये हर्बिसाइड ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल माना गया है ग्लोबल स्टडीज़ के बेसिस पे। तो फिर ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जो मेज़ है उसको ट्रायल कैसे अप्रूव हो गया? और दूसरे ने बोला कि ये ट्रायल सिर्फ ये फील्ड ट्रायल्स पेस्टिसाइड रेगुलेटरी लॉज को वायलेट करते हैं और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस लेना चाहिए। तो उन लोगों ने यही बोला कि जो है ये सिर्फ जो है यूनिवर्सिटी ने कि ट्रायल सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए हैं, इनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी है ना। तो इंडिया रिसीव सेकेंड GE-F404 इंजन फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A जेट्स। तो GE-F404 क्या है? ये एक इंजन है जो कि आफ्टर बर्निंग जो है वो टर्बोफायर इंजन होता है और इसका यूज़ जो है फाइटर जेट्स में जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में होता है। ठीक है,
और ये जनरल इलेक्ट्रिक बनाता है, यूएस की कंपनी। हुआ क्या है कि इंडिया ने सेकंड जो है GF404 है ना, वो इंजन रिसीव किया है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। और ये इंजन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है और टोटल 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए जो है ये ऑर्डर दिया है। अब तक 2 इंजन्स मिल चुके हैं और 12 इंजन्स करंट फाइनेंशियल ईयर तक जो है एंड तक आने वाले हैं। और ये डिले क्यों हुआ है डिलीवरी में, बेसिकली ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन था और मैन्युफैक्चरिंग डिले भी था यूएस में, है ना, इस वजह से लेट हुआ। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली न्यू फेलोशिप टू बोल्स्टर रिसर्च इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है पीएम प्रोफेसरशिप, ठीक है, पीएम प्रोफेसरशिप। तो इस स्कीम में है क्या, तो ये इसका एम है जो रिटायर्ड साइंटिस्ट और जो ग्लोबल इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनका एक्सपर्टीज़ बेसिकली यूज़ करना नेसेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इनका एक्सपर्टीज़ यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, इनको फेलोशिप बेनिफिट मिलेगा, है ना, 30 लाख रुपए का फेलोशिप बेनिफिट, 30 लाख रुपए का। रिसर्च ग्रांट मिलेगी 24 लाख रुपए की और इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड 1 लाख रुपए का मिलेगा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी रिटायर्ड अगर जो है इंडियन साइंटिस्ट है, NRI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, OCI रिसर्चर, इन सब में से कोई भी रिसर्चर है अगर, ठीक है, और इंडस्ट्री प्रोफेशनल है स्ट्रॉन्ग R&D बैकग्राउंड के साथ, और कोई प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है डिस्टिंग्विश्ड रिकॉर्ड के साथ, तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ वर्क इनको काम करना होगा, प्रोफेसर जो है उनको स्पोक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल में काम करेगा, जिसमें हब इंस्टीट्यूशंस कौन सी रहेंगी, जो भी टॉप 25 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन रहेंगी, है ना, तो एज़ पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये सारी मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे किसको, इस सेलेक्टेड जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हब एंड स्पोक, ये स्पोक मॉडल में रहेंगे, है ना। तो इसमें जो है जो भी सेलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी और जो NITs रहेंगे या IITs रहेंगे, तो वो सारे इसमें रहेंगे। और तो प्रोफेसर्स को जो है स्पोक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो काम करना होगा अंडर प्रोमोटिंग एडवांस्ड एंड इंक्लूसिव रिसर्च प्रोग्राम। तो प्रोमोटिंग एडवांस्ड एंड इंक्लूसिव रिसर्च प्रोग्राम का एम है जो भी जो वीक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जो कि स्पोक्स जिनको बोला जा रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हब हैं, टॉप 25 रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ जो है मेंटर मेंटी के रिलेशनशिप में जोड़ना और सारी एक्सपर्टीज़ और जो हेल्प है वो देगी इन इंस्टीट्यूशंस को। तो इनसे एक्सपेक्टेशन यही है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो किसमें, रिसर्च प्लस इनोवेशन में, है ना, और मेंटरिंग यंग फैकल्टी को मेंटर करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च कल्चर है वो डेवलप हो अंडर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे 97% अनटचेबिलिटी केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1995 का, ठीक है, तो उसके अंडर रजिस्टर होने वाले केसेस का नंबर कम हो गया है, ऐसा बोला है। और जो लेकिन कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो 97% से ज़्यादा है और डिस्पोजल्स का रिज़ल्ट भी जो है डिसअपॉइंटिंग है। ऑलमोस्ट सभी केसेस एक्विटल में ख़त्म हुए हैं। एक्विटल का बेसिक मतलब है कि जो है कोई व्यक्ति जो है उस पर आरोप था लेकिन कोर्ट ने जो है उसे बेगुनाह या दोषी नहीं माना, है ना। इसका मतलब है कि कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ सबूत काफ़ी नहीं है, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। ऑलमोस्ट सभी केसेस एक्विटल में ख़त्म हुए हैं और टोटल जो प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 13 है 2021 में, है ना। 2021 में 24 थे, फिर उसके बाद में कम हो गए, 13 हो गए। और कोर्ट में पेंडेंसी की बात करें 1242 केसेस जो है अंडर ट्रायल हैं और जो केस डिस्पोज हुए 2022 में उसमें 31 टोटल केसेस थे, जिसमें 30 में जो है एक्विटल मिल गया, है ना, लोगों को। सिर्फ एक में कन्विक्शन रहा, तो कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। तो ग्राउंड रियलिटी यही बोलते हैं कि ज़्यादातर केसेस जो है एक्विटल्स में ख़त्म हो गए, है ना, उनको सज़ा नहीं मिली ड्यू टू लैक ऑफ सबूत, है ना।
और नो कोई भी स्टेट ने जो है वो डिक्लेयर नहीं किया कोई अनटचेबिलिटी एरिया। तो ये दिखाता है कि जो है कैसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लॉज का, है ना। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी दिखाता है, क्योंकि हमें भी अभी पता है आज भी अनटचेबिलिटी जो है दूर दराज के गाँव में रियलिटी है। और तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और जो अकाउंटेबिलिटी जो है नहीं है ऑफिसर्स में। तो अब ये है क्या, प्रिवेंशन ऑफ सिविल एक्ट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट क्या है बेसिकली? ये एक अनटचेबिलिटी के अलग अलग जो भी फॉर्म्स होते हैं उनको क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है, ठीक है। जैसे सोशल, रिलीजियस या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको क्रिमिनल लॉ बनाता है। तो इसके तहत बेसिकली एनुअल रिव्यू मैंडेटरी है, स्टेट्स को डेटा देना होता है, केस जो भी रजिस्टर किए गए हैं स्पेशल कोर्ट्स या पुलिस स्टेशन में, पेंडेंसी कितनी हुई या डिस्पोजल कितने हुए हैं। बेसिकली इस जो एक्ट है, ये एक्ट में क्या इंक्लूडेड है, जो भी अनटचेबिलिटी है उसको किसी भी फॉर्म में रोकना और पनिश करना, SC/ST कम्युनिटीज़ को इक्वल एक्सेस देना, है ना, किसी भी पब्लिक स्पेस का, सर्विसेज का, टेम्पल्स, जो कुएं हैं, वेल्स, स्कूल्स, होटल्स एट्सेट्रा। और डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। क्या क्या ऑफेंस इंक्लूड होते हैं? किसी भी अगर कोई SC/ST का जो है इंडिविजुअल अगर मंदिर में प्रवेश देना या ना देना, है ना, वो इंक्लूड होता है। पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल्स हो गए, धर्मशाला हो गए, शॉप्स में एंट्री कोई रोकता है तो, है ना, उनका कोई सोशल बॉयकॉट करता है या इंसल्ट करता है बिहेवियर। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भेदभाव करता है या रिलीजियस फंक्शंस में जो है पार्टिसिपेट करने से रोकना, तो इसमें बेसिकली 6 महीने तक जेल हो सकती है ना, और या फ़ाइन भी लग सकता है। तो इसमें बताते हैं कि एक दूसरा एक्ट है ना, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो इसमें जो है और भी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कौन कौन से ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं इसमें जो है। अब इस एक्ट में केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और इसमें लगभग जो है कन्विक्शन कम हो गया और इसमें केसेस कम हो रहे हैं, इस एक्ट के थ्रू केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे फिज़िकल वायलेंस करना, मारना, जला देना, सेक्सुअल वायलेंस करना, सोशल बॉयकॉट करना, है ना, ये ज़मीन पर कब्ज़ा करना ज़बरदस्ती, है ना, तो और भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एक्ट में केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें जो है कम हो गए हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली गवर्नमेंट डेटा शो फॉल इन वुमेन एट वर्क इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, पीरियोडिक फोर्स लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, PLFS। पीरियोडिक LFPR देख लेते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो ये होता है बेसिकली लेबर फोर्स जितना भी होता है प्लस जो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, प्लस जो वर्किंग एज पॉपुलेशन इंटू 100। अब लेबर फोर्स में कौन इंक्लूडेड होता है? जो लेबर फोर्स जो है या तो किसी चीज़ में एम्प्लॉयड है या फिर जो है एक्टिवली वो काम ढूंढ रहा है, एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है। तो ये सारा लेबर फोर्स में आता है और इसको LFPR बोलते हैं। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है ना जून 2025 का, उसका रिपोर्ट हाईलाइट की गई है। तो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 15+ की एज में वो लगभग 5.6% है ना, और जितना कि मई में था लगभग उतना ही है। और मेल अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया है ना, और जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा कमी आई है 0.1% की। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगभग जो है ओवरऑल जो जून में है वो 54.2% रहा, है ना। और जो कि फिर उसके बाद में रूरल जो LFPR की बात करते हैं वो 56.1% रहा। और जो अर्बन की बात करें तो अर्बन में लगभग 50.4% रहा। तो जो ओवरऑल FPR है 54.2% है, एवरेज अर्बन और रूरल को मिला के। और वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि जो जून में कितना रहा, 35.2% रूरल वुमेन FPR रहा, स्टीडी डिक्लाइन रहा है। और जो मेल अर्बन वुमेन की बात करते हैं, ये रूरल वुमेन हो गई। और जो अर्बन वुमेन की बात करें तो जून में लगभग 25% LFPR रहा, है ना, जो कि 0.3% कम हुआ है। और गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है डिक्लाइन के लिए, क्यों कम हुआ? बेसिकली उनका रीज़न है कि सीजनिंग और रीजंस, है ना, उनका सीजनल जो फार्मिंग स्लो डाउन हुआ है, फार्मिंग स्लो डाउन। दूसरा जो है एक्सट्रीम हीट की वजह से, ठीक है, जो कि आउटडोर वर्क इफेक्ट करता है वुमेंस पे भी। अनपेड जो हेल्पर्स हैं वुमेंस, अनपेड हेल्पर जैसे कि वुमेन हो गई,
वो होम वर्क पे जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। और रूरल इन्फ्लेशन में भी जो है काफ़ी थोड़ा सा ड्रॉप आया है ना। एग्रीकल्चरल जो डिमांड है वो कम हुई है, एग्रीकल्चरल डिमांड कम हुई है। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से ये जो है डिक्लाइन हुआ है LFTR। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन अबव 5 UADI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो है जो 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना वो ज़रूरी कराया जाए, है ना। और 5 साल से नीचे जो फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं लिया जाता, इसलिए 7 साल से पहले फ्री में अपडेट कराना ज़रूरी है। अगर 7 साल के बाद अपडेट करवाएंगे तो 100 रुपये जो है वो फ़ीस लगेगी। और अपडेट ना होने पर आधार कैंसिल भी हो सकता है। और अपडेट किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली नॉट डिमोनाइजिंग मुगल रूलर्स इन NCERT टेक्स्ट बुक्स। तो बेसिकली यहाँ पे NCERT की जो नई बुक्स हैं 2025-26 के लिए, क्लास 8 के लिए, उसमें नए सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स में जो मुग़ल रूलर्स हैं जैसे बाबर हो गए, अकबर हो गए, औरंगज़ेब हो गए, ठीक है, इनको इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ बेसिकली रूथलेस कॉन्करर्स भी जो है बताया गया है के रूप में दिखाया गया है ना। तो टेक्स्ट बुक्स में बाबर को जो है स्कल टावर्स, अकबर को जो है चित्तौड़ मसाकरे जिसमें 3000 सिविलियंस मारे गए, और औरंगज़ेब को टेम्पल डिमोलिशन जैसे ब्रूटल एक्ट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। और साथ ही जो ट्राइबल्स और जो लोकल रूलर्स हैं जैसे महाराणा प्रताप हो गए, रानी दुर्गावती हो गई, और अहोम की जो है मुग़लों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी हाईलाइट की गई है। तो NCERT ने कहा है कि हिस्ट्री को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता और स्टूडेंट्स को सच के साथ हिस्ट्री सिखाना ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने बोला। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे हाउ इज़ द ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डीकार्बनाइज। तो शिपिंग इंडस्ट्री कैसे डीकार्बनाइज होने की तरफ बढ़ रही है। तो 2000 ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि 2040 से 2050 का गोल क्या है, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करना, ठीक है, की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि डीज़ल हो गया या LNG हो गया, है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो अब ग्रीन फ्यूल्स इसे रिप्लेस करेंगे। तो ग्रीन फ्यूल्स में क्या क्या, जैसे ग्रीन मेथनॉल हो गया, ठीक है, ग्रीन मेथनॉल। सेकंड हो गया आपका ग्रीन अमोनिया, और थर्ड हो गया जैसे बायोफ्यूल्स हो गए। तो ये सारे रिप्लेस करेंगे जो पुराने कन्वेंशनल जो फ्यूल्स हैं जिसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। तो ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ग्रीन हाइड्रोजन भी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है ये, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है और नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है, ग्रीन अमोनिया। और स्टेबल और यूज़फुल फर्टिलाइज़र्स भी जो है इससे बनाए जाते हैं। और ग्रीन मेथनॉल की बात करें तो जो है ग्रीन हाइड्रोजन और प्लस जो कैप्चर किया हुआ जो CO2 है, कैप्चर किया हुआ CO2 उससे बनता है ना। और जो अभी जो यूज़ हो रहे हैं प्रेफर्ड फ्यूल जो है शिपिंग में, इंडस्ट्री अभी ग्रीन मेथनॉल का जो है अभी को अडॉप्ट कर रही है ना। और इससे 10% जो है CO2 एमिशन होता है लगभग। और ग्रीन अमोनिया जो है ज़ीरो एमिशन करता है, बट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट है ना। ज़ीरो तो है, ज़ीरो एमिशन है, लेकिन ऑन बोर्डिंग जो है इसकी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ग्रीन मेथनॉल की बात करें जो ऑलरेडी 360 प्लस जो है शिप्स मेथनॉल कंपैटिबल हैं, है ना। और तो इसमें कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, ऐसा बोलते हैं। इसमें सब में ये डिप्लॉय करने में चैलेंज क्या आता है कि जो आपका कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट चैलेंज कैसे है कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है तो एक्सपेंसिव रहती है काफ़ी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव इलेक्ट्रोलाइज़र भी जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइज़र वो भी काफ़ी ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइज़र सेटअप करने में काफ़ी पैसा लगता है, तो कैपिटल इंटेंसिव है काफ़ी। और जो सप्लाई है वो कम है डिमांड से, है ना, तो इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा है काफ़ी। और इंडिया का प्लान क्या है कि इंडिया जो है वो डोमेस्टिक शिपिंग को ग्रीन फ्यूल पे शिफ्ट करने का प्लान है ना। और जो पोर्ट्स जैसे कि तुतीकोरिन हो गए
है ना, और कांडला हो गया, इनको ग्रीन बंकरिंग स्टेशन बनाया जाए। और सिंगापुर को जो है बेसिकली सिंगापुर को फ्यूल एक्सपोर्ट करने का टारगेट है, ग्लोबल बंकरिंग हब बनेगा जो सिंगापुर को भी फ्यूल एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। इंडिया का एडवांटेज और स्ट्रेटजी क्या है, सोलर पावर जो है और लैंड अवेलेबिलिटी से इंडिया जो है ग्रीन फ्यूल हब जो है वो बन सकता है। और सॉवरेन गारंटी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है ना। और इलेक्ट्रोलाइज़र जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो महंगा पड़ता है इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, और जो CO2 की सोर्सिंग है ना, जैसे कि CO2 इसमें लग रहा है आपका ग्रीन मेथनॉल बनाने में, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर्ड है, तो पर भी फोकस रहेगा इस पे, है ना। और शिप बिल्डिंग पे भी रिवाइवल किया जाएगा, शिप बिल्डिंग पे। और इसके लिए जो है 10 बिलियन जो है रुपीज़ वो एलोकेट किया गया है 110 शिप के लिए। और साउथ कोरिया और जापान के साथ फॉरेन कोऑपरेशन हो रहा है। गोल यही है कि शिप्स को इंडियन फ्लैग जो है इंडियन यार्ड्स में बिल्ड हो और ग्रीन रेडी हो, है ना, ताकि एमिशंस कम हो। इंडिया के पास एक बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल शिपिंग के जो है ग्रीन ट्रांजिशन में फ्यूल सप्लायर और टेक्नोलॉजी अडॉप्टर और शिप बिल्डर लीडर बन सके, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी बोलते हैं, उसके स्ट्रेंथ और चैलेंजेस हैं। तो जो इंडिया की रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो वो सेकुलरिज्म की बुनियाद है ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन इसमें दो चीज़ों की बात करते हैं, वेस्ट में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। तो वेस्ट में सेकुलरिज्म का मतलब है जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, और गवर्नमेंट और रिलीजन, स्टेट और रिलीजन के बीच में जो है कंप्लीट सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और जो इंडिया में की बात करें तो इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो है इक्वल रेस्पेक्ट देना, ठीक है, और फ्रीडम देना टू ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सेकुलरिज्म में, इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है। तो लेकिन वहीं जो रिलीजियस और लैंग्वेज की बात करें तो कल्चरल बैरियर्स भी बन जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र अभी रिसेंट एग्जांपल है, जैसे वहाँ पे वायलेंस हुआ लैंग्वेज को लेके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 25 to 28 में, ठीक है। और लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडिया में सेकुलरिज्म सिर्फ रिलीजन तक जो है वो सीमित है ना। हम जब भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो रिलीजियस सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी उसका एक हिस्सा है ना, सेकुलरिज्म का ही। स्टेट्स ना किसी लैंग्वेज को बेसिकली पक्ष लेता है और ना फेवर करता है और ना उसको अपोज करता है। तो ये लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म है कि स्टेट किसी लैंग्वेज को फेवर भी नहीं करेगा और जो है उसको अपोज भी नहीं करेगा। तो बट एक्टिवली जो है प्रोटेक्ट्स जो है इसको डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज सेकुलरिज्म। तो नेशनल वर्सेस ऑफिशियल लैंग्वेज क्या डिबेट है ये, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी, है ना। इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आर्टिकल 343 के थ्रू, हिंदी देवनागरी में। और स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो चूज़ कर सकते हैं, है ना। 8th शेड्यूल में अगर बात करें, 8th शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेजेस हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है लैंग्वेजेस की बात करें तो आर्टिकल 29 में हर कम्युनिटी को जो है अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने की आज़ादी है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकता है। और डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेजेस के बेसिस पे अलाउड नहीं है। और तो बेसिकली हर भाषा डिज़र्व करती है इक्वल रिस्पेक्ट, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। हिंदी इम्पोजिशन का सदर्न या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, स्पेशली तमिलनाडु। तो अब रिसेंट जो एंटी नॉन मराठी वायलेंस हुए हैं वो कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं है वो, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बोलते हैं। और ट्रू प्रोटेक्शन कल्चर का जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा टॉलरेंस और लिबरलिज्म रिफ्लेक्ट करता है, नॉट वायलेंस। तो कंक्लूजन में आप यही बोल सकते हैं कि इंडिया की जो यूनिटी है वो सेकुलरिज्म से जुड़ी है, ठीक है, और जो टॉलरेंस और जो डाइवर्सिटी पर टिकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है विजन को अपहोल्ड करें, जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है। और लैंग्वेज और रिलीजन जो है के नाम पर फ्रैगमेंटेशन से बचना ज़रूरी है, वरना सेकुलर जो फैब्रिक है वो टूट जाएगा।
तो इसलिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली गुड प्रोग्रेस ऑन यूरोपियन यूनियन, FTA टॉक्स लेस सो ऑन आसियान पैक्ट रिव्यू। तो इंडिया अगले कुछ महीने इंडिया के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए जो है मामले में काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं, और इंडिया नए ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोपियन यूनियन US के साथ साइन करने के लिए काम कर रहा है, और आसियान जो के साथ एग्जिस्टिंग जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है ना। और जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जो है टॉक्स कंप्लीट हो गई 12th राउंड की, और कुछ मार्केट एक्सेस ऑफर्स एक्सचेंज की गई हैं, और सर्विस और नॉन सर्विस सेक्टर दोनों में कुछ चैप्टर्स क्लोज हो गए हैं, लेकिन कुछ में भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। प्रोग्रेस को गुड बताया गया। और इंडिया और US की बात करें तो इंडियन टीम अभी वाशिंगटन में नेगोशिएट कर रही है, रोज़ हम लोग देख रहे हैं। और इस बार इंडिया ने सेक्टरल स्पेशलिस्ट भी भेजे हैं मिनट लेवल नेगोशिएशंस के लिए, है ना। और तो इंडिया और आसियान की बात करते हैं कि जो है 9th राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, प्रोग्रेस चेकर्ड मिक्स बताई गई है, और पॉजिटिव मोमेंट हो रहा है बोल रहे हैं टेक्निकल कोऑपरेशन में। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स भी अक्टूबर में होने हैं, है ना। तो इंडिया मल्टी फ्रंट पर जो है ट्रेड डील्स को एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो है वो बेटर प्रोग्रेस है, और आसियान में थोड़ी स्लो प्रोग्रेस है देखने को मिल रही है। और US के साथ जो है वो डेडलाइन अभी भी टारगेट में है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली टेफे इक्रिसैट टू इस्टेब्लिश एडेप्टिव फार्म सेंटर। तो ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, है ना, इक्रिसैट, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके थ्रू हैदराबाद में एक जो है कैंपस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा जे फार्म एडेप्टिव एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंसिव सेंटर। तो इसका काम क्या होगा, ये सेंटर जो है फार्मर्स रहेंगे उनको सस्टेनेबल फार्मिंग और कैसे सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, और वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वाटर का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो सब बताएगा, है ना। और साथ ही क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कैसे करना है, और स्केल अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म जो है वो को भी प्रमोट करेगा, ताकि जो है फार्मर्स है उनको कंटेम्प्रेरी और जो है काफ़ी फ़ायदा हो खेती के लिए तैयार किया जा सके, है ना। फिर भाई टेस्ला ड्राइव्स इट्स ग्लोबल बेस्ट सेलर द मॉडल वाई इनटू इंडिया एट 60 लाख। तो टेस्ला जो इलॉन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है, उसने अपने जो वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग मॉडल कार है मॉडल वाई को के साथ ऑफिशियली जो है इंडिया में एंट्री कर ली है, और इसकी जो बुकिंग है वो वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। बोल रहे हैं रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो बेस मॉडल है वो जो है 59.89 लाख का आ रहा है, और जो लॉन्ग रेंज मॉडल है वो लगभग 67.89 लाख का आ रहा है। और कार्स जो है चाइना से इंपोर्ट होंगी, इस वजह से 100% इंपोर्ट ड्यूटी के कारण प्राइस जो है ज़्यादा है, और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर जो है ये सिर्फ 5.9 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो देख लीजिए भाई, जिसके पास पैसा हो तो ख़रीद लो यार जल्दी जल्दी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे फॉर यूरोपियन यूनियन 30% US टैरिफ वुड हैम्पर ट्रेड फोर्स एक्सपोर्ट मॉडल रीथिंग। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे 30% जो है एक्सटर्नल टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो अगर लागू होता है तो $1.7 बिलियन जो ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड को सिविली इम्पैक्ट करेगा, और यूरोपियन यूनियन इसे रोकने के लिए डील की कोशिश कर रहा है। और अगर टैरिफ लागू हुआ तो यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ऑटो हो गया, वाइन हो गया, इसके प्राइसेस अमेरिका में काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे डिमांड गिर सकती है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन रिटेलिएशन के जो है के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अभी भी टॉक्स के लिए ओपन है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली मार्केट्स कॉल ट्रम्प ब्लफ्स ऑन रशिया ऑयल सैंक्शंस। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली कहा है कि अगर 50 दिन में यूक्रेन वॉर का सोल्यूशन नहीं निकला तो रशिया पर जो है 100% का जो है टैरिफ लगाएंगे, और सेकेंडरी सैंक्शंस भी जो है वो लगाए जाएंगे, और जो उन देशों पर भी लागू हो सकते हैं जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया। और इससे रशिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट्स उसके बजट का 30 to 50% जो है वो है। लेकिन ऑयल ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने ट्रम्प के इस थ्रेट को लाइटली लिया है, क्योंकि ऐसे सैंक्शन से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए ही फ़ायदा ऑयल ट्रेडर्स के लिए, जो US कंज्यूमर्स को हर्ट करेगा बेसिकली,
इसलिए मार्केट को लगता है कि ट्रम्प अपनी जो है धमकी पर जो है उनको बेसिकली तो अपनी धमकी जो है वो सीरियसली नहीं लेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे वेस्ट बैंक विटनेस टू द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट सिंस 1967 यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने ट्यूसडे को वार्निंग दी कि वेस्ट बैंक में जो मास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1967 के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा हो गया है। और जनवरी 2025 में इज़राइल का जो आयरन वॉल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उससे लगभग 30,000 पैलेस्टीनियंस को ज़बरदस्ती अपने घरों से हटा दिया गया है, जो एक एथनिक क्लींजिंग जैसे कंसर्न्स को जो है वो बेसिकली जन्म दे रहा है। और तो ये ऑपरेशन दूसरे इंतफादा के बाद सबसे बड़ा है बोलते हैं, जो कि रिफ्यूजी कैंप्स को इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी टाइम पे इज़राइल ने 1400 घरों के लिए जो डेमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्राज़ील चाइना इंडिया कुड बी हिट हार्ड बाय कर्ब नाटो चीफ। तो नाटो चीफ मार्क रूट ने वार्निंग दी है कि अगर ब्राज़ील चाइना और इंडिया ने रशिया के साथ जो है बिज़नेस जारी रखा तो उन पे 100% जो है सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं और जो उनकी इकोनॉमीज़ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो रूट ने यह भी कहा कि इन देशों को पुतिन से बात करनी चाहिए ताकि पीस टॉक्स वो शुरू हो सकें। और ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के नए 50 दिन के डेडलाइन और यूक्रेन के नए वेपन्स देने के फैसले के बाद आई है। और ट्रम्प ने नए डील के तहत जो है यूरोपियन यूनियन फंडिंग करेगा, है ना, और यूएस यूक्रेन को मैसिव आर्म सपोर्ट देगा इंक्लूडिंग मिसाइल्स, एयर डिफेंस और एमिनेशंस, ऐसा बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ट्रम्प एम्बोल्डनिंग यूक्रेन एंड डिलेइंग पीस सेज रशिया। तो रशिया की वार्निंग है कि ट्रम्प ने जो नए वेपन्स जो एड करने की बात की है यूक्रेन को, और सैंक्शन थ्रेट से यूक्रेन और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, जिससे पीस टॉक्स और भी डिले हो जाएंगी। और ट्रम्प ने रशिया को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यूक्रेन को वॉर ख़त्म करने के लिए, वरना रशिया के ट्रेड पार्टनर्स पर 100% टैरिफ जो है वो लगाने की बात की है। और रशिया ने कहा कि ट्रम्प के जो है इस जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है सीरियस है, लेकिन ये पीस का नहीं है ना, वॉर को जारी रखने का सिग्नल लगता है। और पुतिन ने सीज़ फायर और वेस्टर्न सपोर्ट से इनकार किया है और यूक्रेन से 4 रीजन्स और पीछे हटने की डिमांड की है ना, और जिससे जो है यूक्रेन ने रिजेक्ट किया है। फिर जो यहाँ पे पाकिस्तान वोस डीपन टाइज विद चाइना जी डेयर मीट। तो पाकिस्तान के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उसने चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलकर चाइना के साथ और भी बेसिकली पार्टनरशिप बढ़ाने और रीजनल गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कमिटमेंट बताई। और जो ये सब बेसिकली क्या है कि उन्होंने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मुलाकात की, है ना, जिसका जो है एम था कि मॉस्को के साथ जो है पार्टनरशिप मजबूत बनाना। तो ये सब पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी एफर्ट्स चल रही है, उसका एक पार्ट है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना, और 16 जुलाई का, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।